गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ के.एस. मुरारी स्वागत कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में अशोक का स्तंभ अभिलेख की चर्चा करूंगा। अभिलेख, जैसा कि सभी लोग जानते होंगे कि अभिलेख क्या होता है, इंस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं। अभिलेख जो होता है वो एक राजकीय आदेश होता है, राजा का आदेश होता है। प्राचीन काल में राजा जो अपना आदेश जारी करता था वो चट्टानों पर या पत्थरों पर लिख दिया जाता था, और जो चट्टान रहता था उस पर लिख दिया जाता था। और वैसे प्रमुख चट्टानों पर लिखा जाता था जो प्रमुख चौक चौराहे या फिर व्यापारिक मार्गों पर जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आवागमन रहता है, वैसे स्थानों पर लिख दिया जाता था उस चट्टान को, जिसको शिलालेख कहा जाता था। स्तंभ होता है एक पिलर पत्थर पर लिखकर, और प्रमुख राजमार्गों या प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर जो है सो गाड़ दिया जाता था, उसको स्टेबल कर दिया जाता था और राजा का आदेश हो जाता, उस पर बातें लिखी रहती थी। तो अभिलेख जो होता है कठोर पदार्थों पर जो लेखन होता है उसी को अभिलेख का। अभिलेख लेखन कला सबसे पहले मध्य एशिया में प्रारंभ हुआ था, डेरियस फर्स्ट ने किया था। लेकिन भारत के संदर्भ की बात किया जाए तो भारत में सबसे पहले अभिलेख लेखन प्रक्रिया सबसे पहले अशोक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अभिलेख, जैसा कि पहले भी बता चुका हूं कि अभिलेख कई प्रकार के होते हैं, जैसे शिलालेख चट्टानों पर लिखा जाने वाला, स्तंभ लेख पिलर नुमा पत्थर पर लिखा जाने वाला, है ना, ताम्रपत्र कॉपर प्लेट पर लिखा जाने वाला, तो बहुत सारे। गुफा लेख कैब इरेक्ट होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ स्तंभ अभिलेख की चर्चा करूंगा, और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद इसको लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर शेयर करें। आइए, स्तंभ अभिलेख। स्तंभ अभिलेख जो अशोक के शासनकाल का है, उससे कई संदर्भ अशोक के शासनकाल का या फिर मौर्यकालीन शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। तो अशोक का जो स्तंभ अभिलेख है, जिन जिन स्थानों पर स्तंभ अभिलेख है उस पर चर्चा है। तो जिन जिन स्थानों पर है, जैसे रुक्मीदेही, निगाली सागर, रामपुरवा, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, कौशाम्बी, सारनाथ, सांची। कौशाम्बी जो पहले स्थापित था उसको बाद में इलाहाबाद स्थापित किया गया, और सारनाथ और सांची, यानी ये रुक्मीदेही हो गया। रुक्मीदेही, निगाली सागर, रामपुरवा, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, कौशाम्बी, सारनाथ और सांची। ये अशोक के स्तंभ अभिलेख हैं, जिसमें रुक्मीदेही, निगाली सागर लघु स्तंभ अभिलेख, कौशाम्बी जिसको इलाहाबाद कहा जाता है, चूंकि ये पहले कौशाम्बी में था जो कौशल गणराज्य की राजधानी हुआ करता था, जिसको कोसम भी कहा जाता था, और वहां से इस कौशाम्बी अभिलेख को उठाकर इलाहाबाद, हालांकि इलाहाबाद के से थोड़ा सा ही दूर में था, इलाहाबाद में इसको अकबर ने स्थापित किया, इसीलिए इसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख भी कहा जाता है। या फिर जो आज के युग में आज
उस इलाहाबाद का नामकरण बदलकर जो है सो प्रयागराज है, इसको प्रयागराज भी कह सकते हैं। तो ये प्रयागराज, और यहाँ जो है लघु और दीर्घ दोनों शिलालेख, दोनों स्तंभ अभिलेख हैं, लघु और बृहत दोनों हैं। ये भी बृहत है, ये सारे बृहत है, बृहत स्तंभ अभिलेख। सारनाथ बृहत स्तंभ अभिलेख है, सांची लघु स्तंभ अभिलेख है। जितने भी ये जो है रुक्मिणीदेही और निगाली सागर, रुक्मिणीदेही और निगाली सागर नेपाल में स्थित है, नेपाल में। जबकि रामपुरवा, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ ये बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में, ये बिहार के वेस्ट चंपारण में है। दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ की बात करते हैं तो ये टोपरा जो है, टोपरा ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में था। तो अशोक जब स्तंभ अभिलेख गड़वाया तो टोपरा में गड़वाया था, जो हरियाणा में था, हरियाणा के टोपरा में, हिसार डिस्ट्रिक्ट के पास टोपरा है। और वहां से दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से स्थानांतरित कर उस स्तंभ अभिलेख को दिल्ली में स्थापित किया, इसीलिए इसे दिल्ली टोपरा कहा गया। उसी तरह से ये मेरठ है, दिल्ली मेरठ, ये मेरठ यूपी में, यूपी के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के पास था मेरठ, अभी भी जिला है। और मेरठ से उठाकर इस स्तंभ अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने ही दिल्ली में स्थापित कर दिया, इसीलिए इसे दिल्ली मेरठ कहा जाता है। तो ये यूपी में है, ठीक। चूंकि मेरठ, एक सेकेंड, दिल्ली कर दीजिए, डायरेक्ट दिल्ली में। कौशाम्बी, सारनाथ, ये जो दो है, कौशाम्बी और सारनाथ, ये यूपी में है। और ये सांची जो है ये एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से अलग अलग स्थानों पर जो प्रमुख व्यापारिक मार्ग था या जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों का हुजूम उमड़ता था, वहां राजा अपना शासकीय आदेश जारी कर वहां स्थापित कर देता था, एक सिंबॉलिक रूप से था। तो इस तरह से रुक्मिणीदेही, निगाली सागर, रामपुरवा, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, कौशाम्बी, सारनाथ और सांची। अब मैं एक एक करके अलग ढंग से इसकी चर्चा करता हूँ। रुक्मिणी लघु शिलालेख जो होता है, लघु स्तंभ अभिलेख जो होता है, लघु, उसमें 4 बातें कही गई थी, 1 to 4। और बृहत स्तंभ अभिलेख जो होता था उसमें 6 बातें कही गई, 6 बातें कही गई। कहने का मतलब यह है कि रुक्मिणीदेही और निगाली सागर में 1 से 4 बातें कही गई थी। जो बातें 1 नंबर में जहां कही गई थी, वही 1 नंबर की बातें सभी स्तंभ अभिलेख में कही गई थी, ठीक। कौशाम्बी मैंने बताया कि यहाँ यानी इलाहाबाद जो है, यहाँ 1 to 4 भी है। और बृहत में जो है 1 to 6, सारनाथ जहाँ भी बृहत रहेगा वहाँ 1 to 6, सांची 1 to 4, चूंकि ये लघु है। दिल्ली मेरठ यहाँ भी वही बात है, 1 to 6। दिल्ली टोपरा एकमात्र ऐसा स्तंभ अभिलेख है जहाँ 1 बात अधिक कही गई है ना, इसीलिए यहाँ 1 to 7, यहाँ 7 लाइन लिखी हुई है। लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ यहाँ भी 1 to 6, 1 to 6। रामपुरवा 1 to 6, 6 बातें। और यहाँ लघु स्तंभ अभिलेख में 4 बातें कही गई है और बृहत में 6। एक एक्सेप्शन बृहत में है दिल्ली टोपरा, जहाँ 1 बातें अधिक कही गई है।
ठीक। तो इस तरह से रोमनीदेई, निगाली सागर, रामपुरवा, लौरिया अरे राज, लौरिया नंदनगढ़, दिल्ली चोपड़ा, दिल्ली मेरठ, कौशाम्बी यानी इलाहाबाद इसको कह सकते हैं, इलाहाबाद, या फिर प्रयागराज, सारनाथ और सांची। अब रोमनीदेई की खासियत क्या है, रोमनीदेई और निगाली सागर? तो रोमनीदेई की जो खासियत है, रोमनीदेई आधुनिक नेपाल के लुम्बिनी को कहा जाता है, और लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है, और अशोक जब अपने धम्म यात्रा के दौरान महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी गए, तो वहाँ जो है उन्हीं की याद में जो है सो वहाँ अशोक ने जो है सो वहाँ एक अभिलेख है, स्तंभ अभिलेख करवाया, रोमनीदेई अभिलेख कहा जाता है। और वहाँ जाने के बाद अशोक के द्वारा जो कर प्रणाली जारी था पहले से, तो कर प्रणाली के बारे में जानकारी उसी रोमनीदेई अभिलेख से मिलती है। तो जब वहाँ नेपाल गए तो नेपाल में रोमनीदेई अभिलेख के माध्यम से यह दिखाया गया कि जो कर प्रणाली थी, और कर प्रणाली दो प्रकार से वहाँ था, टैक्स एक भाग था और दूसरा बलि। भाग जो होता था वो उपज का हिस्सा होता था, भाग उपज का हिस्सा होता था। और बलि जो है स्वेच्छा से दिया जाने वाला एक धार्मिक कर था, स्वेच्छा से दिया जाने वाला एक धार्मिक कर, स्वेच्छा से दिया जाने वाला धार्मिक कर था। और ये भाग और बलि, तो भाग जो लिया जाता था पहले 1/6, जितना उत्पादन होता था उसका 6ठा भाग लिया जाता था। लेकिन जब अशोक रोमनीदेई यानी लुम्बिनी पहुंचे तो बताए कि यह जो भाग है इसको और कम कर दिया जाए, जन कल्याण के लिए लोगों से और कम कर लिया जाए, इसीलिए इसको घटाकर 1/8 कर दिया गया। और बलि जो स्वेच्छा से दिया जाने वाला एक धार्मिक कर था, इसको फ्री कर दिया कि कोई बलि नहीं देगा, यानी बलि कर से मुक्ति। और उपज का जो हिस्सा होता था भाग, वह 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य के कर प्रणाली की जानकारी, या यूं कह सकते हैं कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी अशोक के रोमनीदेई अभिलेख से मिलता है। चूंकि इसमें दान दिया हुआ है, चूंकि दान कर दिया कि बलि अब नहीं लेना है, और ये भी इसीलिए रोमनीदेई अभिलेख को दान का अभिलेख भी कहा जाता है। रोमनीदेई अभिलेख को दान का अभिलेख भी कहा जाता है। आगे आते हैं निगाली सागर। निगाली सागर भी नेपाल में ही स्थित है, लुम्बिनी के आसपास में ही है, रोमनीदेई के आसपास में ही है। और निगाली सागर कनक मुनि जो बौद्ध संत हुआ करता था, बौद्ध महात्मा हुआ करता था, तो कनक मुनि का भी जन्म स्थान है। तो यहाँ भी अशोक गए थे और यहाँ भी कर के बारे में जानकारी दी है। रामपुरवा आ जाइए, रामपुरवा की बात करते हैं तो रामपुरवा जो है वो जैसा कि मैंने अभी बताया कि यह पश्चिम चंपारण, बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में है। रामपुरवा एक ऐसा अभिलेख है जहाँ दोहरी स्तंभ है। रामपुरवा में दोहरी स्तंभ अभिलेख है, इस तरह से है। रामपुरवा में इस तरह से दोहरी स्तंभ अभिलेख है। और खासियत यह है कि एक स्तंभ पर लिखा हुआ है और दूसरे स्तंभ पर लिखा हुआ नहीं, यानी ब्लैंक है। एक स्तंभ पर लिखा हुआ है, 6 बातें लिखी हुई है, और एक ब्लैंक है। तो रामपुरवा में जो दोहरी गुंबद है या दोहरी स्तंभ है, तो जिस पर लिखा हुआ है उस पर बुल बैठा हुआ है, यानी बुल का चित्र बना हुआ, यानी वृष, बैल का चित्र बना हुआ है। जो लिखित है, नहीं सॉरी, अब बुल नहीं, इस पर जो है सो लायन बैठा हुआ है, शेर बैठा हुआ है। जो बुल जो ब्लैक जो लिखा हुआ है उस पर शेर बैठा हुआ है, शेर का चित्र है, और जो खाली है उस पर बुल बैठा हुआ है। बुल यानी वृष बैठा हुआ है। बी फॉर
ब्लैंक बिफोर बुल। तो जो खाली है स्तंभ उस पर वृष बैठा हुआ है, और जो लिखा हुआ है स्तंभ अभिलेख उस पर शेर बैठा हुआ, लायन बैठने का चित्र बना हुआ है। तो इस तरह से रामपुरवा एकमात्र ऐसा स्तंभ अभिलेख है जिसके शीर्ष पर बुल का चित्र बना हुआ है। लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ यह भी बृहत स्तंभ अभिलेख है, और यह इस बृहत स्तंभ अभिलेख पर मयूर बैठा हुआ है। इस दोनों पर जो है सो मयूर, शीर्ष पर जो है सो मयूर बैठा हुआ है। जो पश्चिम चंपारण में है, दिल्ली चोपड़ा और दिल्ली मेरठ की जब बात करते हैं तो बता ही दिया हूं, यह पहले चोपड़ा में स्थापित था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसे स्थानांतरित कर दिल्ली में स्थापित कर दिया। मेरठ भी पहले मेरठ में स्थापित था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसे स्थानांतरित कर दिल्ली में ले आया। इसकी खासियत यह है कि ये दिल्ली चोपड़ा की खासियत यह है कि यहाँ एक बातें बृहत स्तंभ अभिलेख जो 1 से 6 बातें लिखी हुई थी, लेकिन इसमें एक अधिक बातें लिखी हुई है। कौशाम्बी की बात किया जाए, कौशाम्बी यानी कि सारनाथ स्तंभ अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की खासियत है कि इलाहाबाद में लघु और बृहत दोनों स्तंभ अभिलेख मिला है। और इलाहाबाद की एक और खासियत है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में अशोक की एकमात्र पत्नी जिसका पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, और वो भी इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से कारुवाकी। अशोक की दूसरी पत्नी कारुवाकी की चर्चा है, और कारुवाकी उस स्तंभ अभिलेख में यह दिखाया है कि कारुवाकी अपने पुत्र तीवर के साथ बौद्ध भिक्षुओं को दान देते हुए दिखाया गया है। अशोक की पत्नी कारुवाकी अपने पुत्र तीवर के साथ बौद्ध भिक्षुओं को दान देते हुए दिखाया गया, दान देते हुए दिखाया गया है। अपने पुत्र तेवर के साथ बौद्ध भिक्षुओं को दान देते हुए दिखाया गया। तो इस तरह से इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख भी दान का अभिलेख कहलाता है। दान का अभिलेख यानी कौशाम्बी का भी दान का अभिलेख, क्योंकि कौशाम्बी में था, लेकिन इस कौशाम्बी में जो स्तंभ अभिलेख था उसको अकबर ने उठाकर इलाहाबाद में स्थापित कर दिया था। दान का अभिलेख कहा गया। इस इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि रानी यानी कारुवाकी इसमें अब दान देते हुए दिखाया गया, इसलिए इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्रश्न पूछेगा कि अशोक की पत्नी कौन सी है जिसकी चर्चा पुरातात्विक साक्ष्य में है, तो वो कारुवाकी और एकमात्र पुत्र तीवर की चर्चा है। अशोक की पत्नी और भी थी, विदिशा देवी थे, सांगमित्रा थे, तिस्रक्षिता थे, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य नहीं, लिंग्विस्टिक एविडेंस है इन लोगों का, इनका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। और पुत्र में भी महेंद्र है, संगमित्रा है, कुणाल है, लेकिन ये एकमात्र तीवर है जिसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। खैर, अब आता हूं सारनाथ की बात कर लें। सारनाथ ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से थोड़ा सा हट के देवरिया के आसपास है। सारनाथ स्तंभ अभिलेख की बात, जो बृहत स्तंभ अभिलेख है, और इस बृहत स्तंभ अभिलेख में खासियत है कि 6 बातें, इसमें भी 6 बातें लिखी हुई हैं। सारनाथ का जो अशोक का स्तंभ अभिलेख है, यही आज का राजकीय चिन्ह के रूप में भारत सरकार ने इसे स्थापित किया है, लागू करवाया है, ऑफिशियल सिंबल है। सारनाथ जो है वो एकाश्म पत्थरों से निर्मित, सारनाथ का स्तंभ जो अभिलेख है एकाश्म पत्थरों से निर्मित है, यानी एक ही पत्थर से निर्मित है, और वह पॉलिश किया हुआ चमकदार है, पॉलिश।
पॉलिश किया हुआ है, चमकदार है। इसके आधार पर यह आधार बना हुआ है और यह स्तंभ है, यही स्तंभ है। और ये स्तंभ के ऊपर जो है सो एक चक्ति नुमा संरचना बनी हुई है और इस चक्ति नुमा संरचना के ऊपर अधोमुखी कमल है, अधोमुखी कमल है। और इसी पर जो है सो 4 शेर लायन एक दूसरे के पीठ में पीठ सटाए हुए बैठे हुए हैं। लायन चित्र में देखिएगा तो आपको 3 ही नजर आएगा, क्योंकि फिगर आएगा 3, पिछला वाला फिगर तो आएगा नहीं। इसीलिए 4 शेर सारनाथ के स्तंभ अभिलेख पर है, जो ऊपर अधोमुखी कमल के ऊपर बैठा हुआ है। और इस बीच में जो चक्तिनुमा संरचना है, इस चक्तिनुमा संरचना पर अन्य जानवर है, जैसे बुल भी है। बुल के बाद ये चक्र है 24 तीली वाला, उसके बाद हॉर्स है, हॉर्स के बाद चक्र है 24 तीली नुमा, उसके बाद एलिफेंट है, एलिफेंट का चित्र बना हुआ है, उसके बाद चक्र है और फिर लायन है यानी शेर है, फिर इसके बाद चक्र। ये चक्तिनुमा संरचना इस तरह से बनी हुई है। यानी ये जो चक्तिनुमा संरचना इक्लिप्टिकल स्ट्रक्चर जो है स्तंभ के ऊपर, इस स्तंभ के ऊपर जो बुल है, हॉर्स है, एलिफेंट है और लायन है, इस 4 जानवर का फिगर यहाँ दिया हुआ रहता है और यहाँ स्तंभ में बातें लिखी हुई है। यही 4 शेर ऊपर बैठा हुआ और ये जो है सो हमारा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया है, जो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो और जो सारनाथ से लिया गया है, ये आधार है, सबको एक ही, ये इसी को सॉफ्ट कहते हैं और ये शीर्ष है, इसके शीर्ष पर ये 4 शेर बैठा हुआ है, एक दूसरे से पीठ पर पीठ सटाए हुए। तो ये सारनाथ का स्तंभ अभिलेख। सांची का स्तंभ अभिलेख देख लेते हैं। सांची एमपी में है, मध्य प्रदेश में। सांची के स्तंभ अभिलेख में इसको विध्वंसक का या फिर धमकी देने वाला स्तंभ अभिलेख कहा जाता है, क्योंकि इस स्तंभ के माध्यम से अशोक विद्रोहियों को धमकी देता है, अपने महामात्यों के माध्यम से महामात्य को आदेश देता है कि जितने भी विद्रोही हैं उसको समझा बुझाकर शांत रखे, कोई विद्रोही। चूंकि अशोक कलिंग युद्ध के बाद अस्त्र त्यागा है लेकिन युद्ध का विकल्प नहीं त्यागा है, इस तरह के गतिविधि, इस तरह के धमकी देते हुए सांची के स्तंभ अभिलेख में दिखाया गया है। तो इस प्रकार से आज के इस स्तंभ अभिलेख के बारे में आप लोगों के साथ मैंने चर्चा किया। स्तंभ अभिलेख लेख जो है, सबसे पहले मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले ये डेरियस प्रथम ने दुनिया के स्तर पर लिखा है और भारत में अशोक ने इसे प्रारंभ किया है। यहाँ जो तीली है, ये जो चक्र है 4 जानवर के बीच में, ये 24 तीली हैं, 24 लकीर है प्रत्येक जानवर के बीच में। और इसमें ये जो 24 तीली का चक्र है वो बौद्ध धर्म का प्रतीक है और 24 जो है सो 24 घंटा 24 आवर का सूचक है, जो हमेशा घूमते रहता है, यानी हमेशा मूवमेंट में रहना चाहिए। अशोक एक सिंबॉलिक दे रहा था कि हमेशा जो है सो मूवमेंट में रहिए, वर्क में रहिए, कर्म में रहिए और विकास खुद ब खुद होगा। कहा भी जाता है मूवमेंट ही डेवलपमेंट करता है और इससे यह संकेत मिलता है, यह जानकारी मिलती है कि मूवमेंट हमेशा बना रहना चाहिए और मूवमेंट रहेगा तो डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से अशोक का यह स्तंभ अभिलेख हम लोग देख लिए हैं। अशोक का जो अभिलेख है उसको पढ़ने का सबसे पहला प्रयास 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अशोक का जो स्तंभ अभिलेख है वह ब्रह्मी लिपि में लिखा गया है। प्रभाषा प्राकृत है लेकिन लिपि ब्रह्मी है। तो इस प्रकार से आज का यह स्तंभ अभिलेख आप लोगों को अच्छा लगा, मैं समझता हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद आप इसे
लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए, एक बार फिर से इसको सब्सक्राइब करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।